हेलो एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है कि बीपीएससी में जो प्रीलिम्स में साइंस आता है ना, साइंस के 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, कभी कभी साइंस टेक आ जाता है और इन्वायरमेंट से भी पेपर आता है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, पर मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स का ही है अपना। ठीक है, फिजिक्स के एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत फेमस टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। पहले इसके कुछ फैक्ट पे बात कर ले, है ना। अगर इस टॉपिक को करना है तो इसके कुछ बेसिक जानकारी पे बात कर लेते हैं, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे, फिर इसके फॉर्मूले पे आएंगे, फिर इसके क्वेश्चन पे आएंगे। सारी चीज़ें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हमें याद पता होनी चाहिए। पहला, ग्रेविटेशन का जो नियम है, इनका संबंध है न्यूटन से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसमें जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, वो हमेशा याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का इश्यू आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तब तक मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि चलिए आगे। वेरी गुड। देखिए, इसमें ये आकर्षण बल ही होता है, पर सर क्यों सर इसमें रिपल्शन क्यों नहीं होता, मतलब प्रतिकर्षण क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका नेचर है कि आकर्षण ही होता है। पर अगर आप कुलाम्स लॉ का बात करें, जैसे दो चार्ज है Q1 Q2, इसको यहाँ और यहाँ रख दिया जाए तो इसके अंदर दो फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ पे दोनों बल काम करता है, डिपेंड करता है कि चार्ज सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज है या सेम चार्ज है। पर अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 2, लगता कहाँ है? ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, ये याद रखिएगा हमेशा एट द सेंटर, केंद्र पे ही लगता है। जनरली इसको सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। जब बॉडी के किसी केंद्र पे लगाते हैं तो उसको सेंटर ऑफ मास के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? सेंटर ऑफ मास क्या है और हम सेंटर पे ही क्यों लगाते हैं? फोर्स को हमेशा ग्रेविटेशन चैप्टर में सेंटर से ही क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इस पे जब हम आगे डेरिवेशन देखेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है जिसमें उन्होंने बात की है, ये बिटवीन टू बॉडी की बात की है। बिटवीन टू बॉडी क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि सर अगर आप इस तरह से दो बॉडी लेते हैं तो इनके केंद्र से इनके केंद्र के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अनुभव कर सकते हैं। पर अगर तीन बॉडी हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करता, और इसको बोला जाता है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। इसको बोला जाता है थ्री बॉडी प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन अभी नहीं है। थ्री बॉडीज प्रॉब्लम मतलब तीन बॉडियों के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पड़े तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। तो हम जो ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे, जो बीपीएससी में काम आता है, वनडे एग्जाम्स में काम आता है, 10-12 में जो ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे टू बॉडी पे ही काम करता है। ये जो फॉर्मूला भी हम आप पढ़ेंगे वो किस पे काम करता है? टू बॉडी पे काम करता है, थ्री बॉडी पे काम नहीं करता। इसलिए लिखा मैंने टू बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक फोर्स है, वो फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स है। फोर्स लगता कहाँ है? किसी भी बॉडी के सेंटर पे लगता है, जिसको सेंटर ऑफ मास के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट, बिटवीन द टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में ही ये काम करता है। अब सवाल आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशन होता है,
कुछ लोग बोलते नहीं ग्रेविटेशन नहीं होता, ग्रेविटी होती है। क्या सर दोनों अलग है या दोनों सेम है? दोनों अलग है या दोनों सेम है? ठीक है, तो देखो बात करते हैं। अगर दो बॉडी ले लिया जाए, यहां पर दो बॉडी यहां पे ले लो, इसका मास मान लीजिए कुछ भी है m1 m2, इसका मास मान लीजिए m1 m2, सेंटर से इसकी डिस्टेंस नापी जाती है। अभी थोड़ा देर में इसको डेरिवेशन में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मान के चलिए इनका जो डिस्टेंस नापा जाता है दोनों के बॉडी के सेंटर से मापा जाता है। क्लियर कट है? कोई भी एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, दुनिया ब्रह्मांड का कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगे उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। क्लियर कट है ना? ग्रेविटी कब बोलेंगे? तो ग्रेविटी में एक एनी बॉडी, ये कोई भी बॉडी हो, पर एक बॉडी हमेशा ऑलवेज कौन हो? अर्थ हो। एक हमेशा अर्थ हो, दूसरी बॉडी कोई भी हो, ब्रह्मांड के कोई भी बॉडी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अगर उनके बीच में अर्थ किसी पे भी अगर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, या अर्थ या किसी बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ना बोल के ग्रेविटी बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखें। इससे फायदा क्या, मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशन बोलेंगे तो भी दो बॉडी है, ग्रेविटी बोलेंगे तो भी दो बॉडी है। इसको आप ऐसे समझ। मैं पूछूं कि क्या जुपिटर के ऊपर ग्रेविटेशन है? सो आंसर इज यस, जुपिटर के ऊपर ग्रेविटेशन है। कैसे सर, कैसे हो सकता है? जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशन है। यहां तक क्लियर है? पर मैं पूछूं कि क्या जुपिटर के ऊपर ग्रेविटी है? नहीं सर, क्यों नहीं हो सकता ग्रेविटी? क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, जो जुपिटर तक जाते जाते खत्म हो जाता है। तो दोनों सवाल में वर्ड सेम लग रहे हैं, पढ़ने और समझने में लग रहा है कि एक ही तो बात है, पर दोनों का मीनिंग अलग है। तो ग्रेविटी, जब मैं बोलूं दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है, तो मान के चलिएगा दोनों बॉडी, दुनिया का कोई भी दो बॉडी हो सकता है, उसमें अर्थ इंक्लूड नहीं है, पर मैं बोलूं दो बॉडी के बीच में ग्रेविटी लग रहा है, तो आप ये माइंड क्लियर रखिएगा। तो जब ग्रेविटी वर्ड यूज होता है, जिसको हिंदी में गुरुत्व बोलते हैं, तो उसमें एक बॉडी तो हमेशा क्या होगी? अर्थ होगी। दूसरी बॉडी कोई भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में किसी का भी नाम आए, कोई उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ग्रेविटी ग्रेविटेशन जब भी बोला जाएगा, माइंड क्लियर रखिएगा। ग्रेविटी आते साथ दिमाग में, क्वेश्चन में दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और ग्रेविटेशन वाला वर्ड आए तो समझ जाना है कि ग्रेविटेशन में कोई भी दो बॉडी हो सकती है, अर्थ उसमें नहीं है। क्वेश्चन लिख दे कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऐसे लिख दे तो समझ जाइए कि बात किसकी कर रहा है, वो ग्रेविटी की कर रहा है। दो वर्ड क्लियर है? दोनों वर्ड में मीनिंग में चेंजेस आते हैं। सवाल में अगर बेसिक नहीं दीजिएगा, फिजिक्स में बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा, आपके सवाल पे पकड़ उतनी ही बेहतर होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए अब देखते हैं न्यूटन जी का इतना बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मीनिंग है, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला किन किन चीजों पे निर्भर करता है, इन सब पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, सेंटर ऑफ मास इसका ये पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, इसका सेंटर ये है। इससे इसके सेंटर की डिस्टेंस को मापा जाए तो डिस्टेंस निकलता d, किसी किसी बुक में r लिखता है। किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए, ये जो किताब लिखते हैं या जो पढ़ाते हैं वो इंडिपेंडेंट, में x भी ले सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको r ही माने, d माने। मैं d इसलिए लेता हूँ कि d से डिस्टेंस पढ़ने में आसान होता है। क्लियर कट है? ये ऑब्जेक्ट जिसके पास मास m1 है, वो इसको खींचेगा, बल लगाएगा F1 का बल लगेगा 2 पे, और ये इसको खींचेगा, ये लगाएगा फोर्स F21। इसका फोर्स और इसका फोर्स एक दूसरे को खींचेंगे। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या बात है, न्यूटन इस पे क्या बोला है? न्यूटन के हिसाब से क्या है कि जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पे। बात हो रही है क्या? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पे निर्भर करेगा, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पे निर्भर करेगा। नंबर 2, जो फोर्स है
वो रेसिप्रोकल होगा 1/1 डिस्टेंस के स्क्वायर का। एक बटा डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, पर डिस्टेंस कहां, बिटवीन द मासेस, बिटवीन द मासेस ना। कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, थोड़ा कंबाइन करके लिखे, फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ, कंबाइन कर दिए m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। बट सर ये प्रोपोर्शनल साइन का क्या किया जाए, प्रोपोर्शनल साइन का क्या किया जाए, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे। और आप सभी को पता है कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है, और याद रखिए जब आप किसी कांस्टेंट को हटाइएगा तो प्रोपोर्शनल साइन आएगा, दोनों काम होते हैं, इस बात को रखेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड रेसिप्रोकल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। द प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल जी। और ये है रियल फॉर्मूला, इसी पे सारे पेपर आते हैं। फोर्स होने के कारण इसका न्यूटन होगा क्या, यूनिट, याद रखना न्यूटन ऐसा यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी का अगर आप दूसरा यूनिट लिखना चाहते हो सीजियस, तो सीजियस आपका डाइन यूनिट होता है। और आप सभी को पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, 10 के पावर 5 डाइन्स होता है। ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड की इशू है, कोई बात नहीं। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। F इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन पढ़ोगे, सेकेंड लॉ पढ़ोगे तो उसमें आएगा। और इसका यूनिट होता है ये, मास को हम लोग केजी में लिखते हैं, एक्सेलरेशन त्वरण को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को मैं 1000 सर ग्राम भी लिख सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो 10 के पावर 3 सर, 10 के पावर 2 सर, बचा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये सीजीएस यूनिट है सबके सब। और इसी सीजीएस यूनिट को मैं नाम दूंगा डाइन, और डाइन हो जाएगा 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 5। चला था फोर्स, फोर्स किससे चला था, न्यूटन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये कन्वर्जन में जब यूनिट वाला चैप्टर आता है, तो यूनिट में जब यूनिट दिया जाता है कि ये यूनिट किसके बराबर है, तो आप इस यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में बदलते हैं, तभी बदल पाते हैं जब यूनिट कन्वर्जन आपको आता है। यूनिट कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता तो इस क्वेश्चन में आप जरूर फिजिक्स में फंसोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। जैसे टेस्ला दिया गया था बीपीएससी के पीवाई क्वेश्चन में, टेस्ला गया था तो बोला टेस्ला किसके बराबर है बताइए, तो टेस्ला का तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दोनों का टेस्ला होता है। पर टेस्ला को टेस्ला ना लिख के क्या लिखा जा सकता है, तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आपको एक टॉपिक नहीं आएगी जिसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन, वो हम लोग देखेंगे। पर अभी एक यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया न्यूटन एंड डाइन का कैसे कन्वर्जन होता है। नाउ इट इज क्लियर सभी को कि न्यूटन ऐसा यूनिट में जिस डाइन में होगा। तो व्हाट इज दिस, ये कांस्टेंट क्या है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसमें देखो एक चमत्कार वाली, मतलब एक सरप्राइज करने वाली बात है। क्या है देखो, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये फॉर्मूला लिखा था, वेरी गुड। अब मुझे इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। अब सिंपल सी बात है, इसका यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। अब इसका यूनिट याद नहीं है तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यूनिट याद ना हो तो यूनिट निकाले कैसे। देखिए, अगर क्या मैं इस फॉर्मूले को ये लिख रहा हूँ, आप लोग सभी लोग चेक करके बताएंगे ये फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो। आप अगर बोर्ड पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर आपने जो लिखा है जी को वैसे लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चलो जी का यूनिट नहीं पता पर मुझे बाकी लोगों का यूनिट पता है, तो बाकी लोगों का यूनिट लिख देते, फोर्स का न्यूटन,
डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, एंड देन ये मास और ये मास है तो इट इज केजी इंटू केजी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर? तो सर हाँ, यस सर, लिखा जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस यूनिट के जगह पर मैं लिखूंगा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। क्लियर कट है यहाँ पे। अब देखो सरप्राइज का ये नियम है का, तो इसका यूनिट भी न्यूटन है, पर ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका कैलकुलेशन किसके द्वारा किया गया, बाय हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन ने बोला कि कांस्टेंट होगा, पर कांस्टेंट की वैल्यू एक्यूरेट कौन कितना होगा ये क्लियर नहीं पता था, तो इस क्लियर कैलकुलेशन को जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट करके बताई, हेनरी कैवेंडिश ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है। सर ये फॉर्मूला तो हमें पहले से पता था, इसमें क्या ऐसा नया है, और हम इसको पढ़ भी ले तो इसे कैसे बनेगा और पेपर पूछा क्या जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन फ्रेम करके कि अगर ये मुझे पता है तो क्वेश्चन कैसे आते हैं। नंबर 1 देखिए, मैं इजी से चलूंगा, इजी क्वेश्चन से चलूंगा और टफ पे भी पहुंचूंगा, ध्यान रखिएगा। इजी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको फ्रेम करके बताता हूं। नंबर 1, इफ अगर मासेस becomes double then फोर्स क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मास की बात की है, डिस्टेंस की चर्चा नहीं है, इसमें डिस्टेंस की कोई बात नहीं की गई है। तो जब डिस्टेंस की कोई बात नहीं की गई तो आप डिस्टेंस को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलेंगे, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में चर्चा नहीं है, तो जिसकी चर्चा ना हो हम उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस की क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं, तो बात खत्म करेंगे। तो हमें पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, सिंपल सी बात है। अब मासेस डबल कर दिया गया है, दोनों मास को डबल कर दिया गया है, तो डबल करो, तो m1 को मैं 2m1 लिखूं और 2 इसको क्या लिखूं, m2, 2 2 4 हो जाएंगे, तो ये 4 टाइम्स m1 m2। सो आंसर इज, अगर ऐसा होता है तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। सर डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, फॉर्मूला में तो डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस का तो क्वेश्चन में चर्चा नहीं है ना सर। जब चर्चा नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कैसे इसका लेवल इंक्रीज होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नंबर 2 देखें, यहां तक बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आपको इजी लगा होगा। नंबर 2 क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिकम्स हाफ, अगर डिस्टेंस आधा हो जाए तो क्या करें। अब यहाँ पे मास की चर्चा ही नहीं है, तो जब मास की चर्चा नहीं है तो हम मास को अब फिर क्या मान के चलेंगे सर, कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो सबको पता है सिंस प्रोपोर्शनल फोर्स इज डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब हमने डिस्टेंस को आधा करना है, तो डिस्टेंस पहले आधा कीजिएगा। क्या गलती होता है, मैं गलतियां बता देता हूं। बच्चा ऐसे कर देता है और लिख देता है कि सर 2 टाइम्स होगा फोर्स। सर क्वेश्चन में डिस्टेंस को बोला गया हाफ करने के लिए, आपने डिस्टेंस के स्क्वायर को हाफ कर दिया, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत आंसर है। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। हम पहले डिस्टेंस को आधा करेंगे, तो ये मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया, डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस हाफ हो गया तो फोर्स क्या होगा, पर डिस्टेंस का, फोर्स के फॉर्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो पहले हाफ करो देन स्क्वायर करो। तो उस केस में अगर देखोगे तो ये डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और इस केस में देखोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, डी स्क्वायर नीचे आएगा। ओरिजिनल फॉर्मूला में पता है कि डी स्क्वायर होता है, 4 नहीं होता है, 4 ऊपर है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर आप डिस्टेंस का स्क्वायर करके हाफ करोगे आंसर आएगा 2 टाइम्स। डिस्टेंस को पहले हाफ करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा बोला है हाफ करने के तो हाफ कीजिए, वो फॉर्मूला में स्क्वायर है तो हाफ करने के बाद स्क्वायर कीजिएगा। सजेशन है आपकी, ये सिली मिस्टेक
और हर बच्चा ऐसे मिस्टेक करने के बाद बोलता है सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा पीटी रहे। तो बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अब देखिए, मासेस बिकम्स डबल एंड डिस्टेंस बिकम्स हाफ। अब फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अब क्वेश्चन में दोनों की बात की गई तो आप दोनों को लेंगे, किसी को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखेंगे। सर कांस्टेंट कैपिटल जी क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो कैपिटल जी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज फॉर्मूले में कैपिटल जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कुछ भी बदल दो तो उसको लिखने और ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन में वो कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो हम उसको लिख कर क्यों अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और अपनी जटिलता को बढ़ाएं? क्लियर कट है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। हमें चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। चलो, मासेस डबल, डबल कर दिया गया। डिस्टेंस हाफ, तो डिस्टेंस को पहले मैंने बताया था हाफ करो, पर डिस्टेंस के फॉर्मूले में हाफ का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो फिर इसको स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स m1 m2, यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 4 16, तो m1 सर m2 सर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सो ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। फॉर्मूले में बदलाव कितने का आ रहा है? तो बदलाव 16 का आ रहा है, 16 का गुना आ रहा है। सो आंसर 16 टाइम्स, 16 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये सिंबल जो मैं बता रहा हूं इससे आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो मैं लिख देता हूं। इंक्रीज, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हुआ। यस सर, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप हुआ। इसमें एक ट्रिक बताता हूं, बहुत काम की है, आपका समय बचाएगा। इस ट्रिक को यहां से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में masses becomes double and distance also becomes double। मास भी डबल और डिस्टेंस भी डबल। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले। बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो सर आप? आपको तो आता है और हम लोग भी देख लिए, हमें भी समझ में आ गया m1 m2 डिवाइडेड बाई डी। बार बार फॉर्मूला जब लिखोगे तो सर आपकी फॉर्मूला लाइफ टाइम तक याद रहेगी और एग्जाम में कभी भी फॉर्मूले की गलती आपके होने नहीं देगी। प्रैक्टिस है, हमेशा आप लिखिए, आता है फॉर्मूला तो भी लिख के फॉर्मूला बनाइए, जितना लिखेंगे उतना हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, यस सर, आप भी घर पे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट बना सकते हो। सजेशन, हमेशा छोटा फॉर्मूला अगर है, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, टाइम लेने वाला छोटा फॉर्मूला है, फिजिक्स के बनाते हो तो हमेशा फॉर्मूला याद होने के बाद भी फॉर्मूला लिख कर ही बनाया कीजिए, आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। सवाल के हिसाब से चलना है, अपने मन से तो चलना नहीं है। दोनों डबल कर दिया गया, करो डबल, ट्वाइस m1 ट्वाइस m2। पहले डबल करना है डिस्टेंस का, वेरी गुड सर, हम डिस्टेंस का डबल करेंगे, पर जो डिस्टेंस होगा डबल करने के बाद फॉर्मूले में तो स्क्वायर करना था, हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया 4 टाइम्स m1 m2 और ये भी हो जाएगा 4 टाइम्स डी स्क्वायर। हमें अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को बाहर निकालना है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, पर ये तो 4 और 4 कट गया, एक सेकेंड, 4 और 4 कट गया, तो मतलब कोई चेंजेस नहीं आया, तो फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सर ये तो पहले वाला क्वेश्चन के जैसा, इसमें नया क्या है? नया क्या है वो ध्यान से देखिए। अगर जो बदलाव मासेस में किया गया है वही बदलाव अगर डिस्टेंस में किया जाए, जो बदलाव मासेस में किया गया वही बदलाव डिस्टेंस में किया जाए, याद रखिएगा आंसर हमेशा होता है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आएगा। बढ़ा दिया है डबल, ये भी डबल बढ़ा है, नो चेंज। आधा घटा दिया गया, ये भी आधा घटा दिया है, नो चेंज। ये 50% घटा है, ये भी दोनों को 50% घटा दिया गया, तो भी नो चेंज। मासेस लिखा है, मास मतलब दोनों में m1 m2 दोनों को अगर आधा कर रहे हैं भी आधा कर रहे हैं तो आंसर नो चेंज आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने इसे पहचान लिया कि इसमें जो बदलाव है मास और डिस्टेंस में जो बदलाव है अगर सेम है, दोनों बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, तो इस केस में आंसर हमेशा निकल के आएगा नो चेंज, आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यही मैंने आपको बताया, यहां तक क्लियर सभी को? आइए सबसे टफेस्ट लास्ट पॉइंट बताऊंगा, पांचों पॉइंट बताने के बाद इससे बाहर आपके
प्रीलिम्स के अगर कोई क्वेश्चन आता है, अब तो न्यूमेरिकल भी आने लगे बीपीएससी में, पहले न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे, तो इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है और फॉर्मूले पे बहुत पकड़ होनी चाहिए। अब देखिए सवाल कैसे टफ हो सकते हैं। मासेस में 20% बढ़ा दिया गया है और डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्टेंस को 20% फॉर एग्जाम्पल घटा दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो देखो ओरिजिनल फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब सवाल के हिसाब से चलना, जो सवाल बोला सवाल के हिसाब से हम अपने सवाल में बदलाव करें। 20% दो, आपको पता है अगर कोई 100 है उसमें अगर 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 हो जाता है, ठीक है, 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो हम इसको 120 को ऐसे लिख सकते हैं, m1 100% था, 20% बढ़ गया तो 1.2 क्लियर कट है। यहाँ पर भी 20% m2 बढ़ा है, बढ़ाएंगे। डिस्टेंस को 20% घटाना है तो पहले घटाएंगे फिर बाद में स्क्वायर करेंगे, बी केयरफुल, ठीक है। तो पहले 20% घटाओ तो 100 में अगर 20% घटेगा 80 रुपया बचेगा, तो मैंने घटा दिया, फिर इसको क्या कर दिया स्क्वायर, फिर मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। हमें अपना ओरिजिनल फॉर्मूला निकाल लेना है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला निकालेंगे पर बचेगा क्या 1.2 गुना 1.2 गुना, यहाँ बचेगा m1 m2 बचेगा यहाँ पे डी स्क्वायर, और 88 64 होता है, 2 जीरो इधर आ जाएगा तो 0.62, ये रहा ओरिजिनल फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। आप अपने पास में भी मोबाइल से सॉल्व कर सकते हो या रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हो, पर अपने टाइम बचाने के लिए मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लूँ। 1.2 इंटू 1.2 ये आ जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाई 0.64, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.64, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.25 m1 m2 डी स्क्वायर, m1 m2 डी स्क्वायर। तो अब हमारा जो फोर्स लगेगा वो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर 2.25 टाइम्स, बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है, तो आप इसको इंक्रीज बोलेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा टफ मोड था, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ये मॉडरेट में आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, ये भी आपका मॉडरेट में आता है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन में आता है। और जो मैंने स्टार्टिंग में ये सब बताया ये किस कैटेगरी में आते हैं, इजी में। और याद रखिएगा गलतियां इजी में ही होती हैं, क्योंकि मासेस का चेंज देगा डिस्टेंस देगा नहीं, और डिस्टेंस आपने कांस्टेंट नहीं रखा गए काम से। डिस्टेंस का चेंज देगा, मासेस की चर्चा क्वेश्चन में करेगा नहीं, क्वेश्चन में जब चर्चा नहीं करेगा और आपने उसमें कोई बदलाव कर दिया फिर गए काम से, क्लियर कट है। तो ठीक है, जितना इजी सवाल होते हैं उतना ही सवाल टफ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा इंट्रो पार्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इसी तरीके से पूरी फिजिक्स को कवर करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फॉर्मूले पे सवाल करेंगे, सवाल से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सवाल इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस पे बेसिक क्वेश्चन देखा जाए, चलो बेसिक क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ एक चीज पॉइंट, देखिए जितना भारी होगा मास, जितना ज्यादा होगा मास, देखिए मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, तो जितना भारी कोई चीज होगी उसके गुरुत्वाकर्षण बल भी उसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा धरती का अपना है जिसको गुरुत्व बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती का है, जुपिटर का अगर निकाला जाए तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जुपिटर हमसे ज्यादा भारी है, ज्यादा उसके पास मास है, और जिसके पास मास ज्यादा रहेगा उसका फोर्स ज्यादा रहेगा। पर बात आपको यहाँ आती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस रेसिप्रोकल है ना, डिस्टेंस अगर जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना ही क्या होते चला जाएगा कम। तो इसका मतलब धरती से जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे धरती का गुरुत्वाकर्षण, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे कम लगता चला जाएगा। इसलिए हम धरती के जितने क्लोज रहते हैं, अर्थ के जितने क्लोज रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बहुत ज्यादा फील होता है। अगर धरती से जितना दूर हम चलते चले जाए ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये समझ में आया,
हमें कि अगर हम डिस्टेंस को अगर बढ़ावा देंगे तो फोर्स घटेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल आए तो यहाँ से बनेंगे, फॉर्मूले से सवाल आए तो यहाँ से बनेंगे। फॉर्मूले से सवाल कैसे बन सकते हैं, तो इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, ये हमने चर्चा की। क्लियर कट है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने अभी बताया, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू किस पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर नहीं करती है, चेंज होता है कि नहीं होता, धरती पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कम कहाँ कम, जीरो हो जाएगा, धरती घूमना बंद कर दे तो जी की वैल्यू क्या, धरती उल्टा घूमना चालू कर दे, धरती तेज घूमना चालू कर दे तो जी की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर देखेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आप इसको देखें, इसको समझे, जितना बताया है उसको पढ़े, और इससे कोई भी सवाल अगर आता है, जहां तक मैंने बताया कोई भी सवाल आता है जो मैंने न्यूमेरिकल करा उस तरीके के सवाल आपसे बनेंगे, एक सिंगल सवाल भी नहीं होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड लक सभी को, और अच्छे से पढ़िए, और हम पूरा कोर्स कराएंगे। पूरा कोर्स में ध्यान रखेंगे कि हम बारीकी से छोटी छोटी चीजों को लेकर हुए फिजिक्स को पूरा कवर करेंगे।